बेटा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में कि आखिर डायरेक्टिंग के क्या फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। इसमें कम्युनिकेशन एक सीक्वेंस में होता है अदर पर्सन के साथ, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन नेटवर्क कहलाएगा बेटा? यहाँ से डायरेक्टली बेटा 5 नंबर का सवाल बनता है, ठीक है, कि कम्युनिकेशन के क्या क्या बैरियर्स होते हैं बेटा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जो कम्युनिकेशन के दौरान आने वाले जो बैरियर्स होते हैं, जो रुकावटें होती है, जो दिक्कत सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान, स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग का लेक्चर नंबर 8, और आज हमारा ये चैप्टर फुल एंड फाइनल तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने डायरेक्टिंग चैप्टर के लेक्चर 1 to 7 तक बहुत ही शानदार तरीके से समझने की कोशिश करी है, और आई होप आपको सारी की सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर अभी तक आपने बेटा लेक्चर नंबर 1 से लेकर 7 तक डायरेक्टिंग चैप्टर के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्टिंग प्लेलिस्ट को सेलेक्ट करो बेटा, और वहां पे सारे लेक्चर्स को फटाफट से एक बार दोरोली क्या करो, रिवाइज कर लो, ताकि आपको पुराना जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या हो जाए बेटा, क्लियर हो जाए। उसके बाद आप इस लेक्चर नंबर 8 पे स्विच करें। और अगर ऐसे ही आपने हमारे प्रीवियस 6 चैप्टर्स भी नहीं पढ़े हैं बेटा, तो उनको भी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वहां पे हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे वो अकाउंटेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड हो, या फिर वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो। वहां पे सब चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां पे जाके अपने सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग कर सकते हैं। और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही है बच्चों, तो वीडियोस को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और एक अनाउंसमेंट मैं आपके लिए यहाँ पे कर देता हूं बेटा, कि आपका अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत ही जल्दी आने वाला है। 12th बोर्ड का जो एग्जाम है आपका, तो शाहरुख सर आपके लिए अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स को लेकर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आने वाले हैं, जिससे कि आपका क्या होगा बेटा, फटाफट से एक बार रिवीजन हो जाएगा, और एग्जाम में किस तरीके से सवाल बनते हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हो बेटा, उससे रिलेटेड सवाल कैसे बनते हैं, उस पर शाहरुख सर अभी काम कर रहे हैं। तो आने वाले जो लेक्चर्स रहेंगे बेटा, वो पूरी तरीके से अकाउंटेंसी के ऊपर और इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस्ड रहेंगे, ताकि आपकी 12th की प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग हो सके और आप और भी अच्छी तरीके से मार्क्स क्या कर सके बेटा, अचीव कर सके। क्लियर है बेटा? तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं बेटा डायरेक्टिंग का लेक्चर नंबर 8, और एक बार हम फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ लिया है। तो जैसा कि बेटा आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डायरेक्टिंग के मतलब को समझा था कि आखिर डायरेक्टिंग होती क्या है। देन हमने बात करी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, कि आखिर डायरेक्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं या इसके फीचर्स क्या होते हैं। देन हमने बात करी बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, कि आखिर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में डायरेक्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, या डायरेक्टिंग का क्या एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन उसके बाद हमने बात करी बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, कि आखिर डायरेक्टिंग के सिद्धांत क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसके वैल्यूज क्या है। देन फिर हमने बात करी थी बेटा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में, कि आखिर डायरेक्टिंग के क्या फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल जो कैश से रिलेटेड होते हैं, और नॉन फाइनेंशियल जो बेटा काइंड से रिलेटेड होते हैं। और लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे बेटा एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, के आखिर डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं। और 4 तरीके के एलिमेंट्स हम पढ़ रहे थे बेटा, जिसमें हमने सुपरविजन के बारे में बातचीत करी, जिसमें हमने मोटिवेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझा। देन हमने लीडरशिप को समझा कि लीडरशिप आखिर क्या होती है, और एक अच्छे लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है, ये भी हमने बहुत ही शानदार तरीके से समझने की कोशिश करी थी। देन हम अपने लास्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में बातचीत कर रहे थे बेटा, जिसका नाम था कम्युनिकेशन। और 2 तरीके के कम्युनिकेशन हम समझ रहे थे। फर्स्ट वन इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड द सेकंड वन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और जैसा कि आपको पता है बेटा कि लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन को बहुत ही शानदार तरीके से समझा था, क्या कि फॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसको भी बहुत अच्छी तरीके से हमने समझा था। आज हम इस चैप्टर को दी एंड करेंगे बेटा, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम समझेंगे बेटा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कि आखिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। यहीं पर एक छोटा सा मैं हिंट आपको दे देता हूं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन होता है, जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, वो एक फिक्स्ड चेन के जरिए होता है, फिक्स्ड प्रोसेस के जरिए होता है। वहीं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इसका एक ऑपोजिट हो जाता है। यहां पे जो कम्युनिकेशन होगा या यहां पे जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर होगा बेटा, उसका एक फिक्स्ड पाथ नहीं होगा।
ठीक है, इसको अपन क्या कह सकते हैं बेटा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। और अगर अभी तक आपको कोई भी डाउट हुआ हो बेटा अकाउंटेंसी से, बिजनेस स्टडीज से, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे हमसे जुड़ सकते हैं। मेल आईडी आपको मिल जाएगी, मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, आप कैसे भी अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना सवाल छोड़ सकते हैं बेटा। और आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए बेटा। क्लियर है? तो चलिए फटाफट से हम समझते हैं बेटा कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो समझिए बेटा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज होता है, इट रेफर्स टू इंटरचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अनऑफिशियली। बात क्या हो रही है बेटा, फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज हो रहा है वो ऑफिशियली हो रहा है। वहीं पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है बेटा, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन का पाथ होगा बेटा वो अनऑफिशियल होगा। मतलब यहां पे कोई फॉर्मल लाइन नहीं होगी बेटा कम्युनिकेशन की। जैसे हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ा था कि एक फिक्स्ड पाथ के जरिए कम्युनिकेशन होगा, वहीं पर ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर कोई भी एक फिक्स्ड पाथ नहीं होगा, कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं होगा। यहां पे इंफॉर्मेशन इंटरचेंज तो होगी लेकिन अनऑफिशियली होगी एंड विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। यहां पे कम्युनिकेशन की फॉर्मल लाइंस को फॉलो नहीं किया जाता। अगर फॉर्मल लाइंस को फॉलो किया जाता तो जाहिर सी बात है ये भी फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता, लेकिन यहां पे हम फॉर्मल लाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं बेटा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। और यहां पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। तो अगर एग्जाम में आपको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन मिल जाए तो उसे आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ ही लिंक करना है, क्योंकि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का मतलब ही ये होता है कि जहां पे कोई एक डेफिनेट चैनल नहीं होता है कम्युनिकेशन का, जहां पर कोई डेफिनेट चैनल नहीं होता है कम्युनिकेशन का, उसे हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आई है नहीं आई बेटा? तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको क्या बात ध्यान रखनी है, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहां पे जो इन्फॉर्मेशन का इंटरचेंज होगा वो अनऑफिशियली होगा, यहां पे कोई फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता है। दूसरा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहते हैं बिकॉज देयर इज नो डेफिनेट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर कोई भी डेफिनेट चैनल कम्युनिकेशन का नहीं होता है बेटा, इसलिए यह बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है बेटा कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है। चीजें क्लियर हो गई बेटा? तो आई होप आपको समझ में आया होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है और ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी हम इसे क्या कहते हैं बेटा, समझते हैं। क्लियर है बेटा? अब एक बात समझिए बेटा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं। जैसे हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क पढ़े थे, वैसे ही हमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पढ़ने हैं। तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन या हम कह सकते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या क्या नेटवर्क हैं, उन्हें हमें समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसकी, सिंगल स्ट्रैंड की। यहां पे आपको सारी चीजें दिख रही होगी बेटा, ये है आपका सिंगल स्ट्रैंड। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इन सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क ईच पर्सन कम्युनिकेट टू द अदर इन सीक्वेंस। बात क्या हो रही है बेटा, सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क में हर एक इंडिविजुअल पर्सन कम्युनिकेट करता है दूसरे पर्सन से एक सीक्वेंस में। आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि वो कौन सा कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसमें कम्युनिकेशन एक सीक्वेंस में होता है अदर पर्सन के साथ, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन नेटवर्क कहलाएगा बेटा, सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन नेटवर्क कहलाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? दूसरा पॉइंट समझिए बेटा, दूसरा पॉइंट क्या है, गॉसिप चेन। अब गॉसिप चेन देखिए, ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रहेंगे तो जाहिर सी बात है गॉसिप तो होगी ही होगी। तो गॉसिप चेन का मतलब क्या होता है, इन गॉसिप चेन ईच पर्सन कम्युनिकेशन विद ऑल ऑन नॉन सेलेक्टिव बेसिस। क्या बात हो रही है बेटा, गॉसिप चेन के अंदर हर एक इंडिविजुअल कम्युनिकेशन करता है सभी से, कोई सेलेक्टिव बेसिस नहीं होता कि इसको सेलेक्ट करके इससे बात करेंगे, इसको सेलेक्ट करके इससे बात करेंगे, नहीं, नॉन सेलेक्टिव बेसिस। क्योंकि गॉसिप तो क्या होती है, ग्रुप में बैठ के होती है। तो गॉसिप चेन क्या होती है बेटा, गॉसिप चेन के अंदर हर एक इंडिविजुअल पर्सन कम्युनिकेट करता है सभी से ऑन नॉन सेलेक्टिव बेसिस। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखो बेटा, एक चीज ध्यान रखना, गॉसिप नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर आप पॉजिटिव वे में बातचीत कर रहे हैं तो वो गॉसिप जो है आपके लिए एडवांटेज लेके आएगी, लेकिन आप नेगेटिव पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए गॉसिप्स कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक नेगेटिव क्या लेके आएगी बेटा, सिचुएशन क्रिएट करेंगे। तो गॉसिप पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। चीजें क्लियर है बेटा? तो दो कम्युनिकेशन नेटवर्क हमने समझे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के, पहला सिंगल स्ट्रैंड एंड द सेकंड वन इज गॉसिप चेन एंड द थर्ड वन हम किसे बोलते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी। अब ये मैक्स वाली प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन उससे आप इसे लिंक करके समझ सकते हैं। इन प्रोबेबिलिटी
द इंडिविजुअल कम्युनिकेशन रैंडमली विद अदर इंडिविजुअल। अब प्रोबेबिलिटी में रैंडमली याद रखना, जैसे सिक्का उछाला, अब सिक्का उछालने के बाद हेड आने की और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 होती है, लेकिन वो रैंडम है, वो हेड भी आ सकता है, वो टेल भी आ सकता है। तो अगर अपन एक सिक्का उछालते हैं बेटा तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2 होती है। तो प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखना बेटा, जब एक इंडिविजुअल कम्युनिकेट करता है रैंडमली किसी दूसरे इंडिविजुअल से, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? प्रोबेबिलिटी नेटवर्क बोलेंगे। याद रखना, जब एक इंडिविजुअल रैंडमली किसी दूसरे इंडिविजुअल से कम्युनिकेट करता है, रैंडमली, इस शब्द पे फोकस करो, इस वर्ड पे फोकस करो, रैंडमली वर्ड पे, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन नेटवर्क कहलाएगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन नेटवर्क कहलाएगा। एंड द लास्ट वन इज क्लस्टर। अब क्लस्टर क्या होता है बेटा? तो इसमें देखिए, क्लस्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लस्टर के अंदर एक इंडिविजुअल सिर्फ उन्हीं लोगों से कम्युनिकेट करता है जिनके ऊपर वो भरोसा करता है। जैसे मान के चलिए कि आज मैं शाहरुख सर के ऊपर ट्रस्ट करता हूं, तो मैं उन्हीं के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, इस कोचिंग के अंदर किसी और के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? क्लस्टर हो जाएगा। हालांकि इस कोचिंग के अंदर सिर्फ हम 2 ही मेंबर हैं बेटा, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। चीजें क्लियर है बेटा? तो क्लस्टर में क्या होता है? क्लस्टर में जब एक इंडिविजुअल कम्युनिकेट करता है सिर्फ उन लोगों से जिसके ऊपर वो भरोसा करता है, उसे हम कहते हैं क्लस्टर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और ये जो हमने 4 टाइप्स के नेटवर्क पढ़े हैं, सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी एंड द क्लस्टर, इनमें सबसे बेस्ट और सबसे पॉपुलर कौन सा है बेटा? क्लस्टर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 4 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क में से सबसे बेस्ट या सबसे पॉपुलर कौन सा है, तो क्लस्टर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, क्योंकि इसके अंदर एक इंडिविजुअल कम्युनिकेट करता है सिर्फ उन लोगों के साथ जिनके ऊपर वो भरोसा करता है। चारों इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क आपको समझ में आ गए बेटा? सिंगल स्ट्रैंड, second one is gossip chain, and the third one is probability, and the fourth one is cluster, which is most popular in an organization. Cluster is the most popular in an organization communication network. क्लियर है बेटा? तो ये 4 कम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए बेटा, अब आप बोलोगे सर कम्युनिकेशन के अंदर कुछ बैरियर्स भी तो आते होंगे, तो बिल्कुल देखो बेटा, रुकावटें हर जगह देखने को मिलेगी। जब जब आप कुछ भी अच्छी चीजें करने जाएंगे तो रुकावटें, बैरियर्स, रेस्ट्रिक्शंस दिखेगी ही दिखेंगी। वैसे ही कम्युनिकेशंस के अंदर भी बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स का मतलब क्या होती है बेटा? रुकावटें, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स। तो हम इन कम्युनिकेशन के दौरान आने वाले जो बैरियर्स होते हैं उनको हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं बेटा? 4 टाइप्स में। तो यहां से डायरेक्टली बेटा 5 नंबर का सवाल बनता है, ठीक है, कि कम्युनिकेशन के क्या क्या बैरियर्स होते हैं बेटा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जो कम्युनिकेशन के दौरान आने वाले जो बैरियर्स होते हैं, जो रुकावटें होती है, जो दिक्कत होती है, उन्हें हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज सिमेटिक बैरियर्स, सेकेंड वन इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स, थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड द फोर्थ वन इज पर्सनल बैरियर्स। चारों को बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक करके डिटेल में समझेंगे कि कम्युनिकेशन के दौरान आने वाले बैरियर्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज सिमेंटिक बैरियर्स, सेकंड वन इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स, थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड द फोर्थ वन इज पर्सनल बैरियर्स। चारों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक को खोल के डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा एक भी सवाल क्या हो बेटा? गलत ना हो। चीजें क्लियर है बेटा? तो सबसे पहला देखते हैं बेटा सिमेटिक बैरियर्स। अब ये सिमेटिक बैरियर्स आखिर हम इसे कहते क्या है, या सिमेटिक बैरियर्स का मतलब क्या होता है, तो समझिए। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। सिमेटिक बैरियर्स आर कंसर्न्ड विद प्रॉब्लम्स, ऑब्स्ट्रक्शंस, यहां पे ऑब्स्ट्रक्शंस का मतलब है रुकावटें, इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेज इनटू वर्ड्स और इंप्रेशंस ड्यू टू यूज ऑफ रीडिंग वर्ड्स, फॉल्टी ट्रांसलेशंस, डिफरेंस इंटरप्रिटेशंस एटसेट्रा। सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूं, सिमेंटिक बैरियर्स कौन सी प्रॉब्लम्स को बताता है बेटा? जब मैसेज को एनकोड और डिकोड करने के बीच में जो रुकावटें आती है, कैसे? या तो सामने वाले ने उसको गलत तरीके से ट्रांसलेट किया है, या फिर दूसरे पर्सन ने उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है, या फिर उसने जिन वर्ड्स का इस्तेमाल किया है सामने वाला उसे गलत तरीके से डिकोड कर रहा है। इन बैरियर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? सिमेटिक बैरियर्स बोलते हैं। याद रखना बेटा, सिमेटिक बैरियर्स के अंदर कौन कौन सी दिक्कतें आती है? जब मैसेज को एनकोड या डिकोड करते वक्त, मतलब मैंने बोला कुछ, आपने समझा कुछ, मैंने गलत बोल दिया और आपने कुछ और समझ लिया, या मैंने कुछ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकाला और आपने कुछ और समझ लिया। ये जो बैरियर्स होते हैं बेटा, इन्हें सिमेटिक बैरियर्स कहते हैं। मैं बोल कुछ और रहा हूं, आप समझ कुछ और रहे हैं, ये सिमेटिक बैरियर्स है बेटा। ये ध्यान रखना है बेटा आपको, ठीक है। अब इनको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। क्या बात हो रही है बेटा?
कभी कभी किसी के पास लैक ऑफ वोकेबुलरी हो जाती है, यानी कि उसके पास शब्द जो होते हैं, जो वर्ड्स जो होते हैं, जो वोकेबुलरीज जो होती है वो बहुत ही कम होती है। इससे जो वो मैसेज देना चाहता है सबऑर्डिनेट को, वो मैसेज नहीं दे पाता। तो इससे क्या हो रहा है, वो मैसेज देना तो चाह रहा है लेकिन लैक ऑफ वोकेबुलरी की वजह से वो जो मैसेज देना चाह रहा है वो सबऑर्डिनेट नहीं समझ पा रहा है, मतलब वो मैसेज को गलत तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ वोकेबुलरी। तो इसे हम कौन सा बैरियर बोलेंगे बेटा, सीमेटिक बैरियर बोलेंगे। यहां पे सारी चीजें दे रखी है बेटा, याद रखना बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज जो होता है बेटा वो सीमेटिक बैरियर का ही पार्ट होता है बेटा। जब लैक ऑफ वोकेबुलरी की वजह से एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को मैसेज का सही मतलब नहीं समझा पाता है, उसे हम बोलते हैं बेटा सीमेटिक बैरियर, और इसे हम समझते हैं बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज के अंदर। बात समझ में आई है नहीं है बेटा, चीजें क्लियर है। दूसरा इसके अंदर क्या सिचुएशन हो सकती है बेटा, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। देखिए बेटा क्या होता है, कभी कभी कम्युनिकेशन के दौरान हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब रिसीवर उन सिंबल्स को लेता है तो वो उसका मतलब ही अलग निकाल लेता है। जैसे मैंने भेजा, मैं सेंडर हूं और आप हो गए बेटा रिसीवर, तो मैंने आपको एक सिंबल भेजा बेटा और आपने उस सिंबल का मतलब कुछ और निकाल लिया, आपने सिंबल का मतलब कुछ और निकाल लिया। इससे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ये भी तो बैरियर है, मैं कह कुछ और रहा हूं और आप समझ कुछ और रहे हैं, तो ये भी क्या है बेटा, काइंड ऑफ बैरियर है। तो मैंने जिस सिंबल का इस्तेमाल किया बेटा आपको मतलब समझाने के लिए, आपने उस सिंबल का कुछ और मतलब निकाल लिया, इसे भी हम क्या बोलेंगे बेटा, सीमेटिक बैरियर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इसे हम सीमेटिक बैरियर बोलेंगे। चीजें क्लियर है बेटा। तीसरा, फॉल्टी ट्रांसलेशंस। यहां पे फॉल्टी नहीं आएगा, फॉल्टी ट्रांसलेशंस मतलब बताने का तरीका ही गलत है। जैसे समझिए, sometimes the workers do not understand the language which is used managers। कभी कभी मैनेजर जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है बेटा वो लैंग्वेज वर्कर्स को समझ में ही नहीं आती है कि आखिर ये मैनेजर कहना क्या चाह रहा है। तो अगर लैंग्वेज को लेकर कुछ इश्यूज आएंगे या ट्रांसलेशन को लेकर कुछ इश्यूज आएंगे बेटा, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, सबऑर्डिनेट उस लैंग्वेज को या उस मैसेज को या उस ट्रांसलेशन को समझ नहीं पाएगा, और समझ नहीं पाएगा तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के बीच में लैग देखने को मिलेगा। इसे भी हम सीमेटिक बैरियर्स के अंदर ही डालते हैं, फॉल्टी ट्रांसलेशंस को। चीजें क्लियर है बेटा, हाँ या ना। पहले ये बताओ, अभी हमने कितने पढ़े बेटा सीमेटिक बैरियर्स, 3 पढ़े। पहला, मैसेज को बैडली एक्सप्रेस किया गया है ड्यू टू द लैक ऑफ वोकेबुलरी। दूसरा हमने क्या पढ़ा है बेटा, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। सेंडर ने जो रिसीवर को सिंबल भेजा है तो रिसीवर ने उसका मतलब कुछ और निकाल लिया है, ये भी सीमेटिक बैरियर्स है। तीसरा, फॉल्टी ट्रांसलेशंस। फॉल्टी ट्रांसलेशंस के अंदर क्या होता है, मैनेजर जो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है बेटा वो लैंग्वेज है वो ट्रांसलेशन वर्कर्स को समझ में नहीं आ रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक लैग ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहा है बेटा, इसे भी हम सीमेटिक बैरियर्स ही बोलते हैं। बात समझ में आई है नहीं आई। फोर्थ देखिए बेटा, अनक्लेरिफाइड अजम्पशन। क्या बात हो रही है बेटा, अनक्लेरिफाइड अजम्पशंस। ऐसे अनुमान लगाना या ऐसे अजम्पशंस लगाना जो क्लेरिफाइड नहीं होते, अनक्लेरिफाइड होते हैं। देखिए, sometimes communications may have certain assumptions which are subject to different interpretation। मतलब कह क्या रहे हैं और मतलब सोच क्या रहे हैं और बोल क्या रहे हैं, ये होता है अनक्लेरिफाइड assumption। कभी कभी कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है बेटा, assumption हम कुछ और लगाते हैं और सबऑर्डिनेट्स को इंटरप्रेट कुछ और करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या दिखाता है हमें बेटा, सीमेटिक बैरियर्स दिखाता है। और एक लास्ट होता है सीमेटिक बैरियर्स का टाइप बेटा, टेक्निकल jargon। ये क्या होता है बेटा, इसको समझिए। while explaining to subordinates many specialized experts use technical words। क्या बात हो रही है बेटा, जब बहुत बार मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को सिखा रहे हैं या कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं बेटा, कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं बेटा जो कि सबऑर्डिनेट्स या वर्कर्स के जरिए वर्कर्स के लिए समझने के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये भी क्या है बेटा, टेक्निकल jargon। यानी कि जब आप टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, एक मैनेजर के जरिए जब एक टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन और वो टेक्निकल वर्ड्स सबऑर्डिनेट के समझ से बाहर होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक लैग ऑफ कम्युनिकेशन को दिखा रहा है बेटा, कि कम्युनिकेशन के अंदर कोई ना कोई बैरियर आ रहा है, तो इसे भी हम किसके अंदर डालते हैं, सीमेटिक बैरियर्स के अंदर डालते हैं। बताओ बेटा, पांचों के पांचों सीमेटिक बैरियर्स आपको समझ में आए या नहीं आए, हाँ या ना। पहले ये चीज क्लियर करो बेटा। कोई भी डाउट हो बेटा, बिंदास स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे हमसे कांटेक्ट आप कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल छोड़ सकते हो। तो अभी हमने क्या समझा बेटा, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हमने पहला टाइप समझा है सीमेटिक बैरियर्स, और सीमेटिक बैरियर्स के अंदर हमने 5 टाइप के है ना बैरियर्स पढ़े हैं बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम दूसरा टाइप ऑफ बैरियर समझेंगे बेटा जिसका नाम है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अब साइकोलॉजिकल बात हो रही है बेटा किसकी, साइकोलॉजी की बात हो रही है, मनोविज्ञान की बात हो रही है। और साइकोलॉजी का मतलब ही क्या होता है बेटा, बिहेवियर ऑफ साइंस है ना, या बिहेवियरल साइंस है ना। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है एक तरीके से देखा जाए तो बेटा, साइकोलॉजी का मतलब ही क्या होता है बेटा, एक तरीके से ह्यूमन बिहेवियर की क्या करना है बेटा, स्टडी करना, वही साइकोलॉजिकल बैरियर्स कहलाते हैं। तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स को हम क्या समझते हैं, पहले इस चीज को समझते हैं। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर आर ऑल्सो एक्ट एज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। देखो समझो पहले, साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं,
प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। ये पहला पॉइंट फोकस करो बेटा, साइकोलॉजिकल बैरियर्स आपको इन एग्जांपल से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, प्री पहले क्या कर रहे हैं, आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, मतलब समझो मैनेजर के जरिए जो मैसेज डिलीवर किया जा रहा है वो मैसेज डिलीवर होने से पहले ही सेंडर, ठीक है सॉरी, वो मैसेज डिलीवर होने से पहले ही रिसीवर कभी कभार क्या करता है, उस मैसेज को इवैल्यूएट कर लेता है पहले से ही। तो देखिए वो कहना क्या चाह रहा होगा, लेकिन आपने क्या किया, उस मैसेज को कंप्लीट होने से पहले ही उसका एक अनुमान लगा लिया, उसका एक पहले से उसका इवैल्यूएशन कर लिया। तो ये भी क्या है बेटा, साइकोलॉजिकल बैरियर, पहले ही कर लिया। सारा का सारा किसका खेल चल रहा है, बिहेवियर का खेल चल रहा है। तो समटाइम्स पीपल इवैल्यूएट द मीनिंग ऑफ मैसेज बिफोर द सेंडर कंप्लीट हिज मैसेज। मेरा मैसेज होने से पहले ही आपने उस मैसेज का एक अलग ही मतलब निकाल लिया, उसको एक अलग ही तरीके से इवैल्यूएट कर लिया। इससे भी हम क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। क्योंकि अगर हो सकता था कि अगर आप मेरी बात को पूरी सुनते तो उसका मतलब कुछ और निकल के आता, लेकिन आप ज्यादा होशियारी दिखा रहे थे और यहाँ पे आपने पहले से ही क्या किया, कुछ और मतलब निकाल लिया, कुछ और इवैल्यूएशन कर लिया। इससे हम बोलते हैं बेटा प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। और ये सारी की सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है, क्वेश्चंस की वजह से या फिर साइकोलॉजी की वजह से। बताओ बेटा बात समझ में आई है नहीं आई आपको यहां तक। दूसरा, लैक ऑफ अटेंशन। अब मैं यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है, अब कुछ बच्चे वीडियो देख रहे हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा, वो देख वीडियो को रहे लेकिन उनका ध्यान कहीं और चल रहा है, दिमाग में कुछ उनकी और चीजें चल रही है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा। तो ये भी क्या है बेटा, लैक ऑफ अटेंशन भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। अटेंशन, अटेंशन में क्या लगता है बेटा, फोकस। फोकस किसकी बात हो रही है बेटा, ब्रेन की बात हो रही है। और ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज क्या कहलाएंगे बेटा, साइकोलॉजिकल इश्यूज कहलाएंगे। तो जब आपका अटेंशन लैक है, जब आपका फोकस लैक हो रहा है, तो आप देख तो इस वीडियो को रहे हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और चल रहा है, तो ये जो हमारे कम्युनिकेशन के बीच में बैरियर निकल के आ रहा है, ये भी साइकोलॉजिकल बैरियर है। बात समझ में आई है नहीं आई। मैं जो अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो आप वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चीज चल रही है। तो आप मेरी वीडियो को तो देख रहे हैं लेकिन आपका अटेंशन मेरी बातों पर नहीं है, आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। तो ये जो बैरियर हुआ कम्युनिकेशन का, सर बैरियर कैसे हुआ, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और चल रहा है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपके समझ में आएगा नहीं। और वो समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका अटेंशन यहां पे नहीं है, आपका अटेंशन किसी और जगह पे है। तो इस वजह से जो बैरियर निकल के आएगा, इस बैरियर को हम क्या कहेंगे बेटा, साइकोलॉजिकल बैरियर कहेंगे। बताओ बेटा दोनों के दोनों आपको समझ में आया बेटा साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं। तीसरा देखिए बेटा, लॉस बाय ट्रांसमिशन, पुअर रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है किसी चीज को रिटेन करने की ताकत। अब ये पुअर है, ये क्या है बेटा, पुअर है। तो अब इसको देखो बात क्या हो रही है। जब कम्युनिकेशन वेरियस लेवल से क्या होता है बेटा, क्रॉस होता है। जैसे टॉप लेवल से आया मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से आया लोअर लेवल, तो टॉप लेवल से लोअर लेवल तक आते आते बेटा इंफॉर्मेशन के काफी सारे जो एसेंस होते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं बेटा, वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए टॉप लेवल के आदमी ने ओरली क्या करी बेटा, एक इंफॉर्मेशन मिडिल लेवल को दी। अब उसने बातचीत तो बहुत सारी करी, इंफॉर्मेशन बहुत सारी दी, मिडिल लेवल उसमें से कुछ ही है ना रिटेन कर पाया, कुछ ही रिटेन कर पाएगा, क्योंकि टॉप लेवल वाले ने बातें बहुत सारी बोली थी लेकिन मिडिल लेवल वाला उसमें से सिर्फ कुछ ही चीजों को रिटेन कर पाया। और मिडिल लेवल वाला जो लोअर लेवल वालों को देगा वो भी कुछ ही रिटेन कर पाएगा। तो इससे भी क्या होगा, टॉप लेवल वाले ने जो इंफॉर्मेशन दी थी वो लोअर लेवल तक आते आते उसकी जो मेन एसेंस होगा वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे बेटा, खत्म हो जाएंगे। तो ये भी क्या हो रहा है बेटा, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के अंदर हमें लैक देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके को भी हम कौन सा कम्युनिकेशन कहते हैं, इसको भी कौन सा हम बैरियर कहते हैं बेटा, साइकोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। क्योंकि जब टॉप लेवल से लोअर लेवल तक इंफॉर्मेशन ओरली ट्रांसफर होती है बेटा, तो मिडिल लेवल और लोअर लेवल के पुअर रिटेंशन की वजह से वो इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो नीचे तक आते आते काफी सारी इंफॉर्मेशन का जो मेन एसेंस होता है बेटा वो खत्म हो जाता है। इसको भी हम साइकोलॉजिकल बैरियर की कैटेगरी के अंदर ही पुट करते हैं। बताओ बेटा बात समझ में आई या नहीं आई। और लास्ट इसमें हमारा कौन सा है बेटा, लास्ट इसमें हमारा डिस्ट्रस्ट। अभी डिस्ट्रस्ट क्या होता है इसको समझिए बेटा। डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, distrust between communicator and receiver also act as a barrier to effective communication. If the parties do not trust each other, they cannot understand each other message in its original sense. For example बेटा, A है superior और B है subordinate. अब A और B के बीच का जो रिलेशन है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है। मान के चलिए कि B वाला जो है अपने मैनेजर को बिल्कुल पसंद नहीं करता है किसी भी इश्यूज से, या B को A बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो A जो बात बोलेगा बेटा B से, बात समझना बेटा, बी का बिल्कुल भी ए के ऊपर ट्रस्ट नहीं है या ए का बी के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। तो ए जो बी से बात बोलेगा और बी जो ए से बात बोलेगा, तो बी जो बात बोलना चाह रहा है बेटा ए से, वो उसके ओरिजिनल सेंस को नहीं समझेगा, वो उससे कुछ और मतलब निकालेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में ट्रस्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और ए जो बात बोलेगा बी से बेटा, तो बी उसका ओरिजिनल सेंस नहीं निकालेगा, वो उसका कुछ और मतलब निकालेगा। क्यों? बिकॉज देयर इज डिस्ट्रस्ट बिटवीन बोथ दीज टू पर्संस। इन दोनों के बीच में क्या है बेटा,
कहीं ना कहीं भरोसे की कमी हमें देखने को मिलती है। इस वजह से इन दोनों के बीच में जो ये बात कहना चाह रहे हैं, ये दोनों ही उसका ओरिजिनल सेंस नहीं समझेंगे बल्कि कुछ और चीज समझ लेंगे। तो इस तरीके के बैरियर को भी हम क्या बोलते हैं बेटा, साइकोलॉजिकल बैरियर ही बोलते हैं। जब दो, है ना, एम्प्लॉइज के बीच में डिस्ट्रस्ट होता है या भरोसा नहीं होता है, तो इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसके ओरिजिनल सेंस को नहीं समझते हैं बल्कि उसे कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं। इस तरीके के बैरियर को भी हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर ही पुट करते हैं। बताओ बेटा, दोनों तरीके के बैरियर समझ में आ गए। पहला कौन सा पढ़ा, सीमेटिक बैरियर्स, दूसरा कौन सा पढ़ा, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। दोनों क्लियर है बेटा, हाँ या ना? अब थर्ड नंबर का देखते हैं। थर्ड देखिए बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बैरियर्स हैं। अब कंपनी के कुछ रूल्स हैं, कंपनी के कुछ रेगुलेशंस हैं, तो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से ही कुछ बैरियर्स आ जाते हैं जिससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। जैसे सर ऐसे समझ में नहीं आया, एग्जांपल देके समझाओ। तो पहला, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। अब समझो, एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल होगी, इसमें जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल होगी वो सिर्फ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन से होगी। मतलब ये मैं कह सकता हूं कि अगर जो मेन डिसीजंस होंगे या जो मेन फैसले होंगे वो सिर्फ टॉप लेवल के लोग ही ले पाएंगे, लोअर लेवल या मिडिल लेवल के लोगों से बातचीत नहीं करी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या हो रहा है बेटा, कम्युनिकेशन का बैरियर हो रहा है। बात समझ में आई है नहीं है बेटा? समझो, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा बेटा वो सिर्फ टॉप लेवल तक यानी कि सेंट्रलाइज्ड लेवल तक ही फिक्स होगा। तो जो लोअर लेवल के लोग होंगे बेटा वो टॉप लेवल तक इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का अभाव है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का लैक है। तो इसी को भी हम किसके अंदर डालेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के अंदर डालेंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ही ऐसी है कि इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होगा बेटा वो सिर्फ सेंट्रलाइज्ड लेवल पे होगा, लोअर लेवल पे होगा ही नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ही ऐसी है, इसलिए लोअर लेवल के लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे टॉप लेवल से ड्यू टू दी, है ना, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। तो इस बैरियर को भी हम किसके अंदर पुट करेंगे बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के अंदर ही पुट करेंगे। दूसरा देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस। कभी कभी किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ही सख्त, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं बेटा, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, लोअर लेवल के लोग टॉप लेवल के लोगों तक कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं कर पाते हैं स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होने की वजह से। अब ये स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए किसने, ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए। अब उसी की वजह से कम्युनिकेशन में क्या आ रहा है, बैरियर आ रहा है। तो उसको कहां पे पुट करोगे, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में ही पुट करोगे। एंड द थर्ड वन इज स्टेटस। अब स्टेटस समझिए बेटा, स्टेटस ऑफ सुपीरियर may create psychological distance between him and his subordinate। देखिए, एक सुपीरियर अपने आप को हमेशा ऊपर समझेगा तो वो अपने आप को हाई स्टेटस का समझता है और सबऑर्डिनेट थोड़ा सा उसके नीचे रहता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? तो अगर एक मैनेजर स्टेटस को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस है, बात को समझो, अगर एक मैनेजर अपने स्टेटस को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस है बेटा, तो वो कभी भी अपने सबऑर्डिनेट को अलाउ नहीं करेगा कि वो अपनी फीलिंग्स को आराम से क्या कर सके, सुपीरियर को बता सके। ये भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के अंदर ही आता है। याद रखना बेटा, स्टेटस क्या है, याद रखना, जब भी कोई मैनेजर अपने स्टेटस के कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहेगा तो वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका सबऑर्डिनेट उससे आराम से बातचीत कर ले, वो एक गैप मेंटेन करके रखेगा। तो इस तरीके का बैरियर भी क्या रहेगा बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के अंदर ही काउंट किया जाएगा। बताओ हाँ बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई आपको? तीनों तरीके के बैरियर समझ में आए बेटा? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के अंदर हमने क्या समझा बेटा, फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, सेकंड वन इज स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड द थर्ड वन इज स्टेटस। और फोर्थ देखिए बेटा, फोर्थ क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब याद रखना बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल्स होंगे, मतलब बहुत ज्यादा लेवल्स होंगे कि इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर वो है, इसके ऊपर वो है। तो इसमें जो कम्युनिकेशन होगा बेटा वो नीचे तक आते आते बहुत ही ज्यादा डिले हो जाएगा और उसका मेन एसेंस जो है वो भी क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। तो कभी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है बेटा कि उसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ या वेरियस डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजरियल लेवल्स होते हैं बेटा, जिसमें कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है बहुत ही डिले हो जाता है। और डिले होने के चक्कर में जो मैसेज ऊपर से नीचे पहुंच रहा है उसके काफी सारे पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। इसको भी हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के अंदर ही इंक्लूड करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर की वजह से। और लास्ट हो जाएगा बेटा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। क्लियर है बेटा? जैसे देखिए, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है बेटा, फ्री एंड इफेक्टिव फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के लिए क्या करते हैं, कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे सोशल गेट टुगेदर हो जाए, कंप्लेन बॉक्स हो जाए बेटा, ठीक है, ये हो जाए।
अब अगर ये चीजें नहीं होगी बेटा, बात समझ में आई नहीं है बेटा, तो कहीं ना कहीं हमें कम्युनिकेशन के बीच में लैग देखने को मिलेगा। जैसे होता है ना शिकायत पेटी, कि अगर आपको कोई भी समस्या कोई भी प्रॉब्लम है तो शिकायत पेटी के अंदर अपनी शिकायत को डाल दे, या गेट टुगेदर किया जाए जहां पे बातचीत हो सके कि क्या दिक्कतें आ रही है, उसे कैसे सॉल्व करना है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीजें नहीं होगी तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये क्या थे बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स से जो कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के दौरान हमें देखने को मिलते हैं। एंड द लास्ट एंड द फाइनल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज पर्सनल बैरियर्स। अब पर्सनल है, ये निजी है, ये व्यक्तिगत है। तब इसमें देखिए पर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं। पहला, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, यानी कि आपके दिलों में डर है अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए। अब समझिए, देखिए बात क्या हो रही है। इफ अ सुपीरियर परसीव्स दैट अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में एडवर्सली इफेक्ट हिज अथॉरिटी, ही और शी में विदहोल्ड और सप्रेस सच कम्युनिकेशन। देखिए, अगर एक सुपीरियर को लगता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को प्रोसेस करने से उसके अथॉरिटी के ऊपर कुछ ना कुछ इंपैक्ट आएगा, तो वो क्या करेगा बेटा, इस तरह की कम्युनिकेशन को कभी फ्री फ्लो होने ही नहीं देगा, उसको रोक देगा। ये पर्सनल बैरियर है। समझो, अगर मुझे ऐसा लगता है एज अ मैनेजर, अगर मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के थ्रू मेरी अथॉरिटी के अंदर कोई रुकावट आ सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो जाहिर सी बात है मैं उस कम्युनिकेशन के फ्री फ्लो को बनने ही नहीं दूंगा, उसमें मैं कोई ना कोई दिक्कत क्रिएट कर दूंगा। इसे हम क्या बोलते हैं, पर्सनल बैरियर बोलते हैं। चीजें क्लियर है बेटा। दूसरा देखिए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट। जब एक सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर कॉन्फिडेंस कम होता है कि इसके ऊपर सही चीजें फैसले नहीं ले सकता, तो जाहिर सी बात है वो सबऑर्डिनेट से एडवाइस और ओपिनियंस भी है ना एंटरटेन नहीं करेगा। याद रखना, जब एक सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर कॉन्फिडेंस कम होता है तो वो अपने सबऑर्डिनेट के एडवाइस और ओपिनियंस को एंटरटेन नहीं करता है। यह भी पर्सनल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है। एंड द थर्ड वन इज अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। देखिए, समटाइम्स सबऑर्डिनेट मे नॉट बी प्रिपेयर्ड टू कम्युनिकेट विद द सुपीरियर। कभी कभी एक सबऑर्डिनेट ही तैयार नहीं होता है अपने सुपीरियर से कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं कम्युनिकेट करूंगा तो कहीं ना कहीं जो मेरे इंटरेस्ट है वो खतरे में पड़ सकते हैं, तो इसके बीच में भी वो कहीं ना कहीं अपनी इच्छा से ही कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहा है। तो ये भी क्या है बेटा, एक पर्सनल बैरियर कम्युनिकेशन है। एंड द लास्ट वन इज लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। अगर हर एक सबऑर्डिनेट को टाइम टू टाइम पे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, उसे इंसेंटिव नहीं मिलेगा, तो याद रखना बेटा कम्युनिकेशन का भी कहीं ना कहीं हमें लैक देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कि सिर्फ काम ही काम करवाते रहते हैं, कोई पैसा मिलता ही नहीं है, तो कम्युनिकेशन का हमें लैक देखने को मिलेगा। और ये भी पर्सनल बैरियर्स के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। तो पहले फटाफट से बताओ बेटा, चारों तरीके के बैरियर्स आपको समझ में आ गए बेटा। कौन कौन से बैरियर्स हमने पढ़े? सिमेटिक बैरियर्स को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा, साइकोलॉजिकल बैरियर्स को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा, और पर्सनल बैरियर्स को भी हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी। इन चारों टॉपिक्स में अगर आपको कोई दिक्कत आती है बेटा, तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। क्लियर है बेटा? अब एक लास्ट टॉपिक इसका देख लो बेटा, क्या है? इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। आप कैसे कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस को इंप्रूव कर सकते हैं? पहला, कम्युनिकेशन करने से पहले आइडियाज को क्लैरिफाई करो, ताकि सबऑर्डिनेट को पता रहे कि काम क्या करना है। दूसरा, कम्युनिकेट करने से पहले कंसल्टेशन, आपस में बातचीत करो। तीसरा, जो आपको सुन रहा है, जो आपसे बातचीत कर रहा है, उनकी वैल्यू करो, उनकी मदद करो, और साथ के साथ एक प्रॉपर फीडबैक का प्रोसेस भी जनरेट करो, ताकि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने को मिल जाए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके जरिए हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को बहुत ही शानदार तरीके से, है ना, अप्लाई कर सकते हैं बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। तो ये था बेटा हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर। यहां हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर पूरी तरीके से क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। आई होप आपको डायरेक्टिंग चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो बेटा इस लेक्चर से रिलेटेड, तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में भी छोड़ सकते हैं, हम वहां पे भी आपको जवाब दे देंगे। वीडियोस को लाइक करो बेटा, क्योंकि आपके लाइक से और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, और भी बेहतरीन तरीके से और भी मेहनत के साथ हम आपके लिए काम कर पाते हैं। जल्दी ही मिलूंगा बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको पढ़ते रहना है। कोई भी डाउट हो तो हमसे जुड़े रहें। जल्दी मिलूंगा बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।